हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन। आज हम इसमें बात करने वाले हैं बेसिकली रक्त तथा रक्त समूह, ब्लड तथा ब्लड ग्रुप। ओके, और भी जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप रट के जाते हो और भी यूनिवर्सल डोनर कौन होता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, आरबीसी कितनी होती है, ये ऑलवेज रटते हैं हम, लेकिन हम कंसेप्चुअल थिंकिंग से उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद कर सकते हैं और आपको इतनी सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं होती है। साइंस एकदम बारी बारी से स्टेप वाइज थिंकिंग प्रोसेस है, कोई क्रैम्पिंग प्रोसेस नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हमारी ये सीरीज किसके लिए है? बेसिकली रीट, पटवार और राजस्थान पुलिस में आने वाले जनरल साइंस के लिए है। तो इसमें ये सारे स्टूडेंट इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में जनरल साइंस की क्वेश्चन आपका कभी भी कट नहीं होगा। तो रक्त क्या है? रक्त एक विशिष्ट प्रकार का स्पेसिफाइड टाइप का टिश्यू है। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करूंगा। ठीक है, आप टर्म इंग्लिश में याद करें तो अच्छा रहेगा, साइंटिफिक टर्म इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार हिंदी में टर्म वहाँ पे गलत आ जाती है और उस क्वेश्चन पेपर में भी ये लिखा होता है कि इंग्लिश में लिखा हुआ लास्ट में इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ वही मान्य होगा। अब हम बात करते हैं विशिष्ट प्रकार का ऊतक है जो कि मिलके बना होता है आपका प्लाज्मा और आपके अन्य संगठित पदार्थ। ठीक है, अब ये इसका डिवाइडेशन है, ये प्लाज्मा और इसके संगठित पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो क्या काम करता है रक्त की हमारे शरीर में जरूरत क्यों होती है? तो ये रक्त है ना, हमारे शरीर में कई सारे खनिज लवणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, गैसीय से एक्सचेंज करवाता है, गैसों का आदान प्रदान, CO2 को एक ऊतक जिसमें CO2 की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हुई है वहाँ से उसे लेना है और उन ऊतकों को ऑक्सीजन सप्लाई करना है। तो बेसिकली कई सारे न्यूट्रिशन है, मिनरल न्यूट्रिशन, वो भी एक सेल से दूसरी सेल तक ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपकी ब्लड शुगर कौन सी होती है? ग्लूकोज। याद रखना, ब्लड शुगर ग्लूकोज। ये भी ऑलवेज क्वेश्चन में एग्जाम में पूछते हैं डायरेक्टली, ब्लड शुगर कौन सी होती है। तो हमारा ब्लड क्या है? विशिष्ट प्रकार का ऊतक है जो शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गैसीय से एक्सचेंज करता है, मिनरल न्यूट्रिशन ट्रांसफर करता है, साथ में ही ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से भी जुड़ा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा आपकी ब्लड के वॉल्यूम का 55% ऑक्यूपेट करता है, यानी कि पूरे ब्लड का 55% आयतन प्लाज्मा का होता है और अन्य संगठित पदार्थ होते हैं वो 45% पूरे ब्लड का वहाँ पे वॉल्यूम कवर करते हैं। हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है? 5 लीटर की समथिंग। ओके, 5 लीटर होता है। और जब आप 1 यूनिट ब्लड देने जाते हो तो वहाँ पे वो ब्लड कितना होता है? तो आप याद रखना, 1 यूनिट एक बेसिक सी थिंग से मैं बताता चलूँगा, 250 से 300 ml तक होता है वो, 250 से 300 ml तक 1 यूनिट ब्लड लिया जाता है। ओके, और तो प्लाज्मा में 55% आपका जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है उसे कवर कर रहा है, जबकि अन्य संगठित पदार्थ हैं वो 45% ब्लड के वॉल्यूम को कवर कर रहे हैं। अब प्लाज्मा में कौन कौन सी ऐसी चीजें आती हैं? तो प्लाज्मा क्या है? एक तरह का तरल मैट्रिक्स होता है, तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें आपकी ये चीजें मिलती हैं, जैसे ग्लोब्यूलिन मिलेगा, ओके, एल्ब्यूमिन मिलेगा और आपके फाइब्रिनोजन मिलेगा, ओके। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्ब्यूमिन का काम क्या है? तो ये आपके शरीर के द्रव्यों में परासरण का संतुलन करता है। तो क्या काम है इसका? परासरणीय संतुलन। आपसे पूछा जाता है फाइब्रिनोजन का वर्क क्या है? तो रक्त का थक्का बनवाता है, रक्त स्कंदन में इसका योगदान है।
ग्लोबुलिन का पूछता है, ग्लोबुलिन का प्लाज्मा में क्या योगदान होता है, क्या उसका कार्य होता है। तो ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में हेल्पफुल होता है। ठीक, तो आपसे तरल में हमारे क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, एक सेमी लिक्विड होता है जिसमें आपकी ग्लोबुलिन मिलेगा, एल्बुमिन मिलेगा, फाइब्रिनोजन मिलेगा। फाइब्रिनोजन का वर्क होता है रक्त का थक्का बनवाना, एल्बुमिन का वर्क होता है परागशरण का संतुलन करवाना, और ग्लोबुलिन का वर्क होता है प्रतिरक्षा तंत्र में अपना योगदान देना। तो ये मैट्रिक्स के साथ में इसमें मिनरल न्यूट्रिशन भी मिलेंगे। मिनरल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बायोकार्बोनेट है। तो ये खनिज जो मिनरल हैं, ये खनिज जो आयन हैं, ये भी आपके प्लाज्मा में देखने को मिलेंगे। साथ में ही जब ब्लड और दूसरे लिक्विड से कंपोजिशन करेगा उस टाइम पे इसमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट भी संयोजित अवस्था में देखने को मिलेंगे। तो प्लाज्मा एक लिक्विड है जिसमें आपके ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अन्य संगठित पदार्थ में आपके आती हैं कार्पसल्स, ब्लड कार्पसल्स, जिसे बोलते हो रक्त कणिका। ठीक है, ये आपके ब्लड वॉल्यूम को 45% कवर करते हैं। इसमें रक्त कणिका कौन कौन सी आती हैं, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स, आरबीसी जिसे रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, लाल रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी जिसे बोलते हो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, श्वेत रुधिर कणिका, और प्लेटलेट्स जिसे आप बोलते हो जो कि आपके रक्त का थक्का बनवाने में आपका हेल्पफुल होती है। साथ में प्रतिरक्षा तंत्र में भी आपकी हेल्पफुल होती है। अब इनकी काउंटिंग देखते हैं तो आरबीसी आपकी मिलती है आपकी 50 से 55 लाख, और इनका वॉल्यूम में मापते हैं प्रति घन मिमी में मापते हैं, घन mm में मापते हैं। तो आरबीसी सबसे ज़्यादा आपके कार्पसल्स मिलने वाली है, इसकी काउंटिंग सबसे ज़्यादा होती है। डब्ल्यूबीसी जिसकी काउंटिंग होती है आपकी 5 से 6000 प्रति घन मिमी, प्रति घन मिमी। जबकि प्लेटलेट्स है उसकी संख्या कितनी मिलती है आपकी 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिमी। ठीक है, तो अगर आपसे ब्लड कार्पसल्स की काउंटिंग का बढ़ता हुआ क्रम पूछा जाए, बढ़ता हुआ क्रम क्वेश्चन आता है, आपसे पूछते हैं ब्लड कार्पसल्स की काउंटिंग का बढ़ता हुआ क्रम क्या कौन सा होगा, तो इसमें ये क्रम होगा डब्ल्यूबीसी सबसे कम, उसके बाद में प्लेटलेट्स और सबसे ज़्यादा आपके आरबीसी। ये बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि डब्ल्यूबीसी संख्या में सबसे कम मिलती हैं जबकि आरबीसी संख्या में सर्वाधिक मिलती हैं। ओके, अब ये तो हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब हम यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की थोड़ा सा हम देखेंगे क्या क्या होती है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी क्या होती है। तो आरबीसी जैसे आप क्या बोल रहे हो, लाल रुधिर कणिका यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स, और इसकी काउंटिंग कितनी है, हमें काउंटिंग पढ़ ली 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी। इनका निर्माण कहाँ होता है, तो इनका होता है रेड बोन मैरो में, इनका यानी कि लाल रुधिर अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। अगर हम बात करें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है। और मैक्सिमम स्तनधारियों में क्या होता है, मैक्सिमम मैमल्स में इनमें केंद्रक नहीं मिलता है, केंद्रक न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नहीं मिलता है। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी में भाई स्तनधारियों में केंद्रक मिलता है कि नहीं, तो नहीं मिलता है। अगर हम बात करें आरबीसी की आकृति की, तो इसकी आकृति होती है बाइकॉनकेव, उभयावतल। इसकी आकृति कैसी होती है, बाइकॉनकेव। आकृति हमने देख ली, उभयावतल होती है यानी कि इस तरह से। अवतल कैसा होता है, ऐसे। अब दो अवतलों को मिला देंगे तो आपको इस तरह से, यानी कि एक साइड इसकी और एक साइड इधर की, तो आपको उभयावतल आकृति इसकी मिल जाएगी। ओके, ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हम पढ़ रहे थे आरबीसी और इसकी आकृति हमने देख ली थी, बाइकॉनकेव होती है। अगर हम बात करें मनुष्य में मिलने वाले पर 100 ml में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो वो 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ओके, आपको ये काउंटिंग याद रखनी है, ऑलवेज क्वेश्चन पूछते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आरबीसी का कलर कैसा होता है, लाल होता है, रेड इसलिए तो बोल रहे हैं। इसमें क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपकी कौन मिल रही है, आयरन मिल रहा है, और इसमें पहले तो हीमोग्लोबिन मिलता है। हीमोग्लोबिन में सेंट्रल एटम यानी कि उसका केंद्रीय अणु कौन होता है, वो आयरन होता है। तो आयरन की वजह से इनका कलर कैसा होता है आपका, जिसे आप एक तरह से क्रोमोफोर मान सकते हो, जो इसका कलर लाल दे रहा है। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो 4 ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है, याद रखना है। जबकि एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, उसमें वो 3 ऑक्सीजन अणुओं का कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन के साथ में अगर करती है तो ये 4 ऑक्सीजन को लेके जा सकती है। लेकिन अगर ये हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी मोनोऑक्साइड के साथ में बाइंड करेगी तो केवल 3 ऑक्सीजन को बाइंड करके लेके जा सकती है। ओके, तो अब हम 4 ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन, तो ये इसका मेन फंक्शंस क्या है आरबीसी का, आपके श्वसन में होता है। किसमें होता है, रेस्पिरेशन में, इस तरह से होती है। वॉइस के स्तनधारियों में इसमें कोई दर्द नहीं होता है, और इसमें पर 100 ml में 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में सेंट्रल एटम आपका आयरन होता है, उसकी वजह से इसका कलर लाल होता है। अगर हम बात करें WBC की, जिसे आप बोलते हो ल्यूकोसाइट, श्वेत रुधिर कणिका, क्योंकि इसमें आयरन नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से इसका कलर लाल नहीं होता है। लेकिन इसे आप वापस से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इससे आप 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होती है आपके कर्ण कोशिका, एक होती है आप कर्ण कोशिका, जिसमें कणयुक्त पदार्थ मिलेंगे जिन कोशिकाओं में, जिन्हें आप फिल्स बोलते हो, वो कणयुक्त कोशिकाएं होती हैं। जिनमें एब्सेंट होते हैं उन्हें अकर्ण कोशिकाएं बोलते हैं। जैसे आपकी ये बात करें, इसमें आपकी न्यूट्रोफिल्स मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स हो सकता है, बेसोफिल्स हो सकता है। ओके, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और साथ में आपकी इओसिनोफिल्स। तो फिल्स जो आपके लास्ट में जो सफिक्स लग रहा है, प्रत्यय लग रहा है, उसी से पता चल जाना चाहिए आपको, यानी कि इसमें फिल का मतलब होता है कण। जब सेल में कण होते हैं तो उसे बोलते हैं कणयुक्त कोशिका। हमने ल्यूकोसाइट को वापस से डिवाइड किया है, ओके, श्वेत रुधिर कणिका को, और इसका मेन फंक्शंस आपकी किस में होता है, आपके उसमें मेन होता है इसका आपके इम्यून सिस्टम में, प्रतिरक्षा तंत्र में WBC का मेन इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब इसमें जो जिन सेल्स में आपकी कणयुक्त कोशिकाएं नहीं मिलती हैं उन्हें आप बोलते हो मोनोसाइट। ओके, और इसमें मोनोसाइट के बाद में एक और होती है लिम्फोसाइट। तो ये आपके इन ल्यूकोसाइट्स जिसे आप बोल रहे हो, श्वेताणु भी बोलते हैं इन्हें, श्वेताणु, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, और हीमोग्लोबिन में सेंट्रल एटम कौन होता है, आयरन होता है। उसकी वजह से आरबीसी का कलर लाल था, लेकिन इसमें लाल नहीं है, तो ये सफेद होगा। अब इसमें हमने कणयुक्त कोशिकाओं के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, जिसमें कण होते हैं, और जिनमें नहीं होते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, संख्या में सर्वाधिक मिलने वाले ल्यूकोसाइट्स कौन से होते हैं, WBC में संख्या में सर्वाधिक कौन मिलते हैं, तो आपके न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं संख्या में सर्वाधिक, यानी कि 60 से 65% तक आपकी WBC कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती हैं। अगर आप संख्या में सबसे कम कौन से मिलते हैं, तो वो बेसोफिल्स मिलते हैं संख्या में सबसे कम, जिनका परसेंटेज होता है 0.5 से 1% तक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संख्या में सर्वाधिक मिलने वाली WBC कौन सी होती है, तो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, और सबसे कम मिलने वाली बेसोफिल्स होती हैं। अब हम इनके वर्क देखते हैं, कौन कौन क्या वर्क करता है। तो देखिए,
न्यूट्रोफिल है, इसका मेन फंक्शंस होता है आपके एलर्जन रिएक्शंस में यूसिनोफिल्स वहाँ पे एक्टिवेट होती हैं। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट की, इसका मेन फंक्शंस होता है प्रतिरक्षा तंत्र में। आप इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी देते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिसमें आपके एंटीबॉडी बनते हैं सारे, जबकि ये एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं, ये बी लिम्फोसाइट की हेल्प करते हैं एंटीबॉडी बनाने में। तो इसे आप बोलते हो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, तो लिम्फोसाइट का आप देख सकते हो। मोनोसाइट आपकी क्या है, मोनोसाइट एक भक्षण कोशिका है, फैगोसाइटिक सेल है, फैगोसाइटिक सेल है जो बाहर से आने वाले जितने भी आउटर पदार्थ होते हैं उनका भक्षण करती है। ठीक है, और अगर हम बात करें, ये मोनोसाइट लिम्फोसाइट दोनों का वर्क हो गया। अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स का क्या वर्क होता है, तो न्यूट्रोफिल्स भी मोनोसाइट की तरह कैसी होती है, फैगोसाइटिक सेल है जो बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थ या फिर जो बैक्टीरियल सेल्स हैं या फिर वायरस सेल्स हैं उन्हें फैगोसाइट करती है, यानी कि भक्षण करती है, उन्हें किल करके वहाँ पे भक्षण कर देगी। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन एवरेज मैंने बताया है। और जैसे ही आरबीसी डेड हो जाती है तो उसे प्लीहा में पहुंचा दिया जाता है। तो आरबीसी का जैसे आप बोलते हो कब्रिस्तान भी बोलते हो, तो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कौन होती है, प्लीहा होती है। आज जीवन काल होता है 120 दिन। ओके, अब यहाँ पे हमने वर्क देखे, अब बेसोफिल्स का वर्क रह गया। बेसोफिल्स का वर्क क्या होता है, बेसोफिल्स का वर्क होता है आपकी इन्फ्लामेशन में, यानी कि शोधकारी प्रक्रियाओं में इसका मेन योगदान होता है। इन्फ्लामेशन आपके प्रतिरक्षा तंत्र का एक सिम्टम है। जैसे कोई बाहर से आउटर एंटीजन आता है या फिर कोई भी बैक्टीरिया आता है तो उस प्रोसेस में इन्फ्लामेशन होता है। तो इसमें आपके कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, जैसे हिस्टामिन है, हेपेरिन है, सीरेटोनिन है, इन्हें आप याद रखना, इनमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा यहाँ पे, डब्ल्यूबीसी देखी, जिनकी काउंटिंग कितनी होती है आपकी 6000 से 8000 प्रति घन में होती है। तो एवरेज होती है, आप 4000 से 5000 तक भी मान सकते हो, इतनी होती है। इसका प्रतिरक्षा तंत्र में भी योगदान है, साथ में आपके इम्यून सिस्टम में जितनी भी इन्फ्लामेशन है, फैगोसाइटिक प्रोसेस है, उसमें भी योगदान है। डब्ल्यूबीसी क्यों बोलते हैं इन्हें श्वेताणु, क्योंकि इसमें आपके सेंट्रल एटम में आयरन नहीं होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की एब्सेंस की वजह से इसे श्वेताणु बोलते हैं। हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया, कणयुक्त कोशिका, अकणयुक्त कोशिका। अकण कोशिका में आपके मोनोसाइट और लिम्फोसाइट मिलती है, और जैसे आपको फिल्स देखने को मिलता है तो आप उससे डिसाइड कर सकते हो ये कण कोशिका है। तो न्यूट्रोफिल्स का वर्क क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स आपकी डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मिलती हैं, आपकी 65% तक, जबकि संख्या में सबसे कम मिलने वाली डब्ल्यूबीसी होती है बेसोफिल्स। ठीक है, तो यही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप याद रखना। ओके, न्यूट्रोफिल्स का वर्क क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों फैगोसाइटिक सेल्स हैं जो कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या फिर आउटर एंटीजन को वहाँ पे भक्षण करने का काम करती हैं। बेसोफिल्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन, शोधकारी प्रक्रियाओं में इसका मेन फंक्शन होता है। ये हिस्टामिन, हेपेरिन और सीरोटोनिन सीक्रेट करती हैं। इओसिनोफिल्स आपके एलर्जन रिएक्शंस, यानी कि आपकी जो एलर्जी होती है उसमें आपकी क्या होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं और संक्रमण से आपका बचाव करते हैं। और लिम्फोसाइट में आपके दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट आपके सेल इमीडिएट इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट वो ह्यूमरल इम्यूनिटी देते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जिसे आप बोलते हो पट्टिकाणु, या पट्टिकाणु बोलते हो आप इसे।
ओके, तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शंस क्या होता है, आपके ब्लड क्लॉटिंग में होता है, ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का बनाने में। अगर प्लेटलेट्स की कमी होती है तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बहुत विकृति से बनता है या फिर बनता ही नहीं है। अगर इनकी काउंटिंग देखें तो इनकी काउंटिंग हम बता ही चुके हैं पहले से, 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन में होती है। दूसरी सबसे ज़्यादा मिलने वाली आपकी कार्पसल्स होती हैं। अगर आप बात करें प्लेटलेट्स की तो इसमें इसका मेन फंक्शंस क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गया। साथ में ही इनका निर्माण कैसे होता है, तो प्रोडक्शन कैसे होता है, मेगा कैरियोसाइट्स सेल्स। तो अस्थि मज्जा की एक विशेष कोशिका होती है जिसे बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट सेल्स। इनके विखंडन से आपकी प्लेटलेट्स बनती हैं। तो इस तरह से होती हैं ये, क्या आरबीसी इस तरह से, ठीक है। ईओसिनोफिल भी आप जो मतलब डब्ल्यूबीसी के कई सारे टाइप हैं वो भी इस तरह से ही होते हैं। उसमें आकृतियों में अंदर चेंजेस होते हैं कुछ, वो भी बेसिकली आपकी कैसे होती हैं, स्फेरिकल गोली होती हैं ज़्यादातर। लेकिन प्लेटलेट्स में आपकी कैसे होते हैं, छोटे छोटे से खंड होते हैं जो कि आपकी मेगा कैरियोसाइट्स यानी अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के विखंडन से ये प्राप्त होते हैं। अगर आपकी ये इनकी काउंटिंग कम होती है तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में आपको दिक्कत होगी, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम वहाँ पे होने लग जाएगी। ओके, तो ये था आपका हमारे ब्लड के बारे में एक बेसिक डिस्कशन, जिसमें हमने क्या देखा था, प्लाज्मा देखा जो कि 55% ब्लड का वॉल्यूम कवर कर रहा था, और अन्य संगठित पदार्थ जिसमें हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स देखी। इनकी काउंटिंग पूछते हैं ऑलवेज। न्यूट्रोफिल्स का वर्क क्या है, आपकी यूसिनोफिल्स का वर्क पूछ लेते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। ओके गाइस, अब हम बढ़ते हैं हमारे ब्लड ग्रुप्स की तरफ। हमने रक्त देख लिया है, एक बेसिक सी थिंग्स देख लिए। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज किसने की थी पूछते हैं, लैंड स्टीनर साइंटिस्ट थे, लैंड स्टीनर। उन साइंटिस्ट ने ब्लड ग्रुप की खोज की। उन्होंने 4 टाइप के ब्लड ग्रुप बताए आपको, जो कि ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, या फिर ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। साथ में ही इन्होंने बताया एक दूसरा टाइप का ब्लड ग्रुप जिसे आप बोलते हो RH ब्लड ग्रुप। ये बहुत ही रेयर मिलता है। अगर हम बात करें RH ब्लड ग्रुप, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसे आप सम्मिलित रूप से बोल सकते हो ABO ब्लड ग्रुप की, ठीक है। तो किसने खोज की थी, लैंड स्टीनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। अब हम इसकी एक सारणी बनाते हैं, उससे आपको ब्लड ग्रुप का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे ब्लड ग्रुप है, जैसे ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है और O ब्लड ग्रुप है। ओके, हम एक चार्ट सा बनाएंगे, उसमें आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी आपकी एंटीजन की। और याद रखना, ब्लड ग्रुप का जो नाम डिसाइड होता है वो आरबीसी की सतह पे मिलने वाले रेड ब्लड कार्पसल्स की सतह पे मिलने वाले एंटीजन से उसका नाम डिसाइड होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, आरबीसी की सतह पे मिलने वाला एंटीजन। और इस जगह हम देखेंगे प्लाज्मा, जो हमने पढ़ा था अभी, प्लाज्मा 55% जो एरिया कवर कर रहा था, उसमें मिलने वाले एंटीबॉडी, प्लाज्मा में मिलने वाले प्रतिरक्षी या फिर एंटीबॉडी। ओके, और यहाँ पे हम बात करेंगे, ओके, और सबसे लास्ट हम कॉलम में बात करेंगे किससे ब्लड ग्रुप ले सकते हैं या फिर किससे ले सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए। तो मैंने बताया ब्लड ग्रुप ऑलवेज उसकी आरबीसी की सतह पे मिलने वाले एंटीजन से डिसाइड होता है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसकी सतह पे कौन सा एंटीजन मिलेगा, ए एंटीजन मिलेगा, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी सतह पे कौन सा एंटीजन मिलेगा, बी एंटीजन मिलेगा। अगर ब्लड ग्रुप
ए बी है तो उसकी सतह पर कौन से एंटीजन मिलेंगे, दोनों मिलेंगे आपकी बार, ए बी मिलेगा और बी भी मिलेगा। अगर ओ है ब्लड ग्रुप तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ओ है वेस्टर्न कंट्री के कल्चर में जीरो, शून्य को ओ बोलते हैं उस जगह, ठीक है, क्योंकि शून्य का आविष्कार हमारे इंडिया में हुआ था तो उनका बेसिकली ईगो हर्ट होता है शून्य बोलने में, इसलिए वो उसे ओ बोलते हैं, क्योंकि उधर वेस्टर्न कल्चर का ही साइंटिस्ट है, लैंग्विस्टिक है, तो इसका मतलब है जीरो। और जीरो ब्लड ग्रुप यानी कि नो एंटीजन। ओके, अब एंटीबॉडी की बात करें तो जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी आपको मिलेगी। तो एंटीजन की जस्ट अगेंस्ट आपको एंटीबॉडी बनेगी, यहाँ पे आपको ए एंटीजन मिल रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट आपको एंटीबॉडी बी मिलेगी, ठीक है। अगर आपको बी एंटीजन मिल रहा है तो इसके अगेंस्ट आपको एंटीबॉडी क्या मिलेगी, ए मिलेगी, जस्ट अपोजिट एंटीजन के जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आपको एंटीजन ए और बी है तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, नो एंटीबॉडी। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। अब कौन से ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप ए बी में, ठीक है। अगर हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप की तो इसमें एंटीजन नहीं मिल रहा है, इस कंडीशन में आपको एंटीबॉडी दोनों देखने को मिल सकती हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, अगर आपकी आरबीसी की सतह पे एंटीजन जो मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका नाम डिसाइड होगा और उसकी जस्ट अगेंस्ट जस्ट अपोजिट आपको एंटीबॉडी देखने में मिलेगी। जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन मिलेगा, अब ए एंटीजन मिल गया है तो इसके अगेंस्ट आपको क्या मिलेगी, एंटीबॉडी बी मिलेगी। ए बी में दोनों एंटीजन मिलते हैं तो अब कोई भी अपोजिट नहीं रहा है तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, और यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है, इस कंडीशन में आपको दोनों एंटीबॉडी मिल जाएंगी। अब देखिए, अब ब्लड ग्रुप किससे ले सकते हैं शरीर में, ब्लड ग्रुप आप रक्तदाता समूह से बोलते हैं, आप इस तरह से बोल सकते हैं रक्तदाता समूह। तो देखिए, सेम एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप को आप ब्लड दे सकते हैं, जैसे ओ है इसे आप क्या बोलते हो, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने एंटीजन और एंटीबॉडी देख ली, अब हम जो ब्लड चढ़ाने का हमारा जो सिस्टम होता है उसके बारे में बात करते हैं। जब भी हम ब्लड चढ़ाते हैं तो यहाँ तो हम सेम एंटीजन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं देते हैं, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम जानता है कि मेरे शरीर में ये एंटीजन है। अगर कोई बाहर से एंटीजन दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप ह्यूमन ए हैं और मेरे शरीर में एंटीजन क्या है, ए है। अगर मुझे ए एंटीजन मिला तो मेरा इम्यून सिस्टम कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। अगर मुझे बी एंटीजन मिल जाता है जो कि मेरे शरीर का नहीं है तो उसके अगेंस्ट मेरे शरीर में क्या बनने लग जाएंगे, एंटीबॉडी बनने लग जाएंगे, और उसकी कंडीशन में क्या होगा, आपकी आरबीसी कपलिंग होगी और आपकी उस जगह आरबीसी कपलिंग होने से डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है तो आप इसे किसी को भी चढ़ाइए, किसी के शरीर में कोई भी एंटीजन जा नहीं रहा है तो इसलिए वहां पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अब जैसे हम मान लीजिए हम रक्तदाता समूह देखते हैं कि ए को ब्लड ग्रुप किससे दिया जा सकता है, तो ए के शरीर में क्या मिल रहा है, ए एंटीजन मिल रहा है, तो आप यहाँ तो ए एंटीजन दीजिए, यहाँ पे नो एंटीजन दीजिए, तो इसलिए यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप वाला ऐसे ब्लड दे सकता है। यहाँ पर जिसकी बॉडी में कोई एंटीजन नहीं, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो ओ ब्लड ग्रुप है, तो आप वो दे सकते हो। ओके, अगर आप बी ब्लड ग्रुप वाले की बात करें कि इस वाले व्यक्ति को कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से खून मिल सकता है, तो देखिए यहाँ तो इसे बी एंटीजन वाला दीजिए, सेम एंटीजन वाला दीजिए, ताकि इसके शरीर में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं मिले। यहाँ पर इसे कोई एंटीजन नहीं दीजिए, तो हमने क्या किया, हमने इसे बी एंटीजन दिया, यानी बी ब्लड ग्रुप वाले का, सेम ब्लड ग्रुप वाले का चढ़ जाएगा, और साथ में चढ़ सकता है आपका ओ ब्लड ग्रुप वाले का। ओके, अगर आपने ए बी वाला दिया है, यहाँ पे अगर आपने ए बी वाला दिया तो आपके इस वाले शरीर में क्या पहुंचा रहे हो, ए एंटीजन पहुंचा रहे हो,
तो ये आउटर एंटीजन हो गया। इस कंडीशन में आरबीसी कपलिंग हो जाएगी। अब सेम कंडीशन यहाँ पे होती है। अब ये देखिए, इसे बोलते हैं आप यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्यों बोलते हैं? ये हर किसी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ग्रुप ले सकता है, क्योंकि इसके शरीर में ऑलरेडी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। ओके, अगर आप इसे ए ब्लड ग्रुप वाले से देते हो तो उससे ए एंटीजन आ रहा है जो कि ऑलरेडी है उसके, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसके शरीर में पहले से है। अगर बी वाला देते हो, बी एंटीजन वाला देते हो, तो उसके पहले से बी ऑलरेडी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप उसे ओ वाला देते हो तो ओ वाला से किसी को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसके ब्लड ग्रुप में उसकी आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है। तो इसलिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। और इसे बोलते हैं, इससे आप ए से भी ले सकते हो, ए बी से भी ले सकते हो, बी से भी ले सकते हो, ओ से भी ले सकते हो। तो इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले को आप क्या बोलते हो? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सार्वत्रिक रक्तग्राही। और सार्वत्रिक रक्तदाता क्या होता है? ओ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है, आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें इसकी आपकी प्लाज्मा, वो ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी है, तो इस कंडीशंस में आप इसे केवल एक ही पर्सन का ब्लड दे सकते हो, ओ का, क्योंकि उसके शरीर में कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर आपने ए वाला दिया तो इसके शरीर में ए एंटीजन आ जाएगा, जो कि इसके पास है नहीं। ठीक है, अब समझ लो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं वापस रिपीट करता हूँ एक बार। आप ब्लड ग्रुप का नाम डिसाइड करते हो ऑलवेज ब्लड ग्रुप में मिलने वाले एंटीजन के अकॉर्डिंग। आरबीसी की सतह पे जो एंटीजन मिलता है उससे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अगर आप ए डिसाइड करो तो ए एंटीजन मिल रहा है, तो इस एंटीजन वाले पर्सन को सेम एंटीजन वाला ब्लड दिया जा सकता है, या फिर एक ऐसा ब्लड दिया जा सकता है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं हो, जैसे कि ओ ब्लड। सेम कंडीशन बी वाले पर्सन के साथ है, उससे या तो सेम एंटीजन दो, बी एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप दो, या ऐसा दो जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं हो, तो बी और ओ से रक्त ले सकता है। अगर ए बी की बात करें तो इसमें आपके कौन से एंटीजन है? दोनों एंटीजन है, ए बी, तो इसमें दोनों एंटीजन है, तो इससे आप ए से भी ब्लड दे सकते हो, बी से भी ब्लड दे सकते हो, और ओ से भी ब्लड दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी दोनों एंटीजन है, ए भी है, बी भी है, तो इससे बाहर से कोई सा भी ब्लड ग्रुप देंगे तो उसके पास ऑलरेडी है, तो इसके शरीर में कोई भी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो ओ को बात करें, ओ में कोई सा भी एंटीजन नहीं है, तो इस कंडीशन में आप ए को दे दोगे तो इससे ए एंटीजन चला जाएगा, बी ब्लड ग्रुप दोगे तो इससे बी एंटीजन चला जाएगा। तो इस कंडीशंस में इससे केवल आप ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ही ब्लड मिल सकता है। तो आप याद रखें ना, ओ किस लिए? यूनिवर्सल डोनर होता है, ए भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। अब हम पढ़ते हैं RH ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप छोटा सा ब्लड ग्रुप है। ये सबसे पहले RH क्यों नाम पड़ा है? ये रीसस मंकी में इसकी खोज हुई थी, रीसस मंकी में इस ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी। तो रीसस के पहले दो प्रीफिक्स थे RH ले लिए, तो इसलिए RH ब्लड ग्रुप कहते हैं। अगर हम बात करें होल कंट्री में RH, देखिए जिसमें RH एंटीजन प्रेजेंट होगा उस पर्सन्स को बोलेंगे RH पॉजिटिव, जिसमें RH एंटीजन एब्सेंट होगा उसे बोलोगे आप RH नेगेटिव। ओके, अगर हम बात करें इंडिया में एस्टिमेट की, तो इंडिया में RH पॉजिटिव मिलते हैं आपको 70%, RH नेगेटिव मिलते हैं 30%। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड की, तो उसमें RH पॉजिटिव मिलते हैं आपको 80% और RH नेगेटिव मिलते हैं 20%। तो जिस पर्सन में RH एंटीजन प्रेजेंट होंगे उसे RH पॉजिटिव कहेंगे, जिसमें एब्सेंट होंगे उसे RH नेगेटिव कहेंगे। दोनों में ही कोई एंटीबॉडी नहीं मिलती है, RH एंटीबॉडी नहीं मिलती है, नहीं मिलेगी। जैसा कि हमने अपने कॉमन ABO ब्लड ग्रुप में पढ़ा था, अगर वहाँ पे ए एंटीजन मिलता है तो उसमें बी एंटीबॉडी बनती है, अगर बी एंटीजन मिल रहा है तो उसमें ए एंटीबॉडी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन में इसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और वीनर ने मकाका रीसस बंदर में इसकी खोज की थी RH ब्लड ग्रुप की। अब उसके बाद में एक
प्रेगनेंसी जो लेडीज थी उनमें एक रोग देखा गया जिसे बोलते हैं आप एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। देखिए इस ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि अगर मादा RH नेगेटिव होती है और जो मेल होता है वो कोई कैसा होता है RH पॉजिटिव होता है। इस कंडीशन में क्या हो, इन दोनों की अगर शादी करा दी जाती है, ठीक है, तो माता के अगर पहला चाइल्ड RH पॉजिटिव होता है, ओके, तो चाइल्ड कैसा होगा, प्लेसेंटा से अलग होता है। तो इसमें क्या है, आपके RH एंटीजन मिल रहे हैं, जबकि मादा कैसी है उसमें RH एंटीजन नहीं मिल रहे हैं, उसमें नो RH एंटीजन, क्योंकि वो RH नेगेटिव है। अब याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत बेसिकली आपको समझना है। चाइल्ड है उसमें RH एंटीजन मिल रहे हैं। अब जो प्रेगनेंसी होती है तो प्रसव के दौरान वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, थोड़ा सा ब्लड आपके जब प्रेगनेंसी होगी उस टाइम पे आपको माँ के ब्लड में थोड़े से वहाँ पे RH एंटीजन चले जाएंगे। बच्चे, क्योंकि बच्चे में RH एंटीजन है तो उस टाइम पे थोड़े से जो RH एंटीजन है वो मदर में चले जाते हैं। तो उस कंडीशंस में, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है और हमारे ह्यूमन का इम्यून सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे ही आउटर से एंटीजन आता है उसके अगेंस्ट वहाँ पे एंटीबॉडी बनने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही माँ के प्रसव के बाद में जैसे ही प्रेगनेंसी होगी उस टाइम पे जो प्लेसेंटा टूटता है तो वहाँ से थोड़े से भी एंटीजन आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में माँ की बॉडी में RH एंटीबॉडी बनने लग जाएंगे। ओके, तो पहला प्रेगनेंसी नॉर्मल हुई, जैसे ही दूसरी प्रेगनेंसी होगी ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी, ठीक है, अब क्या होगा, ये जो RH एंटीबॉडी है ये इसकी RBC पे जाके अटैक करने लग जाएंगे। ओके, क्योंकि ये दूसरा कैसा हुआ, RH पॉजिटिव हुआ दूसरा बच्चा, तो इसमें क्या मिल रहा है, आपके RH एंटीजन मिल रहे हैं। उसके पास पहले से इम्यून सिस्टम है जिसमें पहले ही उसने RH एंटीबॉडी बना ली है। जैसे उसे पता चला कि वो वाले एंटीजन पहले वाले हैं वो आ चुके हैं, तो इसका सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स वर्क करेगा और इस पर अटैक करेगा। तो इस कंडीशंस में इसकी RBC कपलिंग होगी, RBC वहाँ पे घुट जाएगी और उस कंडीशंस में वहाँ पे फीटस की डेथ हो सकती है, जिसे बोलते हैं आप एरिथ्रोफिटेलिस। भ्रूणावस्था में ही फीटस की डेथ हो जाएगी, मर जाएगा। तो अगर इस कंडीशन में आप क्वेश्चन पूछते हैं मेल कैसा होता है, RH पॉजिटिव, फीमेल कौन सी होगी, वो RH नेगेटिव होगी, और उनका पहला बच्चा RH पॉजिटिव होता है तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन दूसरा बच्चा RH पॉजिटिव होने की कंडीशंस के में वहाँ पे माँ में बनी हुई RH एंटीबॉडी वहाँ पे इस एंटीजन पे हमला कर देंगे और उस कंडीशंस में RBC कपलिंग से वहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस डिजीज हो जाएगी। अब देखिए, जैसे ही RH एंटीबॉडी को रोकने के लिए प्रसव के 72 घंटों के अंदर, प्रेगनेंसी के 72 घंटों के अंदर रोगम, रोलिन, ये कुछ टैबलेट हैं जो माँ को दी जाती हैं, रोगम, रोलिन और एंटी-डी का इंजेक्शन। ये कुछ चीज़ें हैं जो दी जाती हैं, रोगम, रोलिन और एंटी-डी का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि मादा में जो RH एंटीबॉडी बन रहे हैं उन्हें बनने से वहाँ पे रोका जाता है। ओके, अगर ये RH एंटीबॉडी नहीं बनेंगे तो आपका दूसरा जो प्रेगनेंसी होगी वो भी नॉर्मल होगी, ठीक है। तो जैसे ही प्रसव होने के 72 घंटों के बाद वहाँ पे ये रोगन, रोलिन और ये एंटी-डी इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे मादा के शरीर में RH एंटीबॉडी नहीं बने। ओके, तो ये था हमारा ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कशन। ओके गाइस, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम रिलेटेड हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको पता भी होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ब्लड में मिलने वाली मैक्सिमम WBC कौन सी होती है? कौन सी होती है आप सोच के बताइए। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स WBC सर्वाधिक मिलती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि एलर्जन रिएक्शन में
कौन सी WBC एक्टिवेट होती हैं, एलर्जन रिएक्शन में कौन सी WBC एक्टिवेट होती है, तो वहां पे इओसिनोफिल। ओके, दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन हम इसमें पूछ सकते हैं कि एल्बुमिन का क्या वर्क होता है, एल्बुमिन का क्या वर्क होता है, तो वो आपकी परासरण संतुलन, परासरण संतुलन, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है। अगर आपसे पूछा जाता है किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, ए ब्लड ग्रुप है जिसका, उसका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया है, तो इस पर्सन्स को कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड मिल सकता है, ठीक है, तो इसे कौन कौन से पर्सन ब्लड दे सकते हैं ये आपको बताना है। तो मैंने बताया था कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी आरबीसी की सतह पे मिलने वाले एंटीजन से इसका नाम डिसाइड होगा। तो इसकी सतह पे कौन से एंटीजन मिलेंगे, एंटीजन ए। ओके, अब हमें ऐसे पर्सन से ब्लड चढ़ाना है इसमें जिसमें एंटीजन ए मिले या फिर कोई भी एंटीजन नहीं मिले। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, या तो ए होगा क्योंकि उसमें भी एंटीजन नहीं मिलेगा, या फिर ओ होगा क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं मिलता है। अगर हम बात करें बी वाले पर्सन को किससे एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे किससे ब्लड ले सकते हैं, तो वही सेम बी ब्लड ग्रुप वाले में कौन सा एंटीजन मिलेगा, बी मिलेगा, एंटीजन बी मिलेगा। तो इस पर्सन को ऐसा ब्लड चढ़ाइए कि देने वाले डोनर वाले ब्लड ग्रुप से, जो जिसने ब्लड ग्रुप दिया है उस वाले ब्लड ग्रुप में या तो एंटीजन बी मिले या फिर कोई भी एंटीजन नहीं मिले। तो ऐसा कौन सा हो सकता है, बी हो सकता है जिसमें बी एंटीजन मिलेगा, या फिर ओ हो सकता है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस में फीमेल का ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, फीमेल का ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, मैंने बताया था RH नेगेटिव उसका ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी वयस्क मैच्योर आरबीसी में केंद्रक मिलता है कि नहीं, तो आरबीसी में केंद्रक मिलता है कि नहीं, मैच्योर आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ओके, हम 6-7 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त समूह का निर्धारण। रक्त समूह का निर्धारण किससे होता है, रक्त समूह का निर्धारण कैसे किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त समूह का निर्धारण कैसे करते हैं। तो मैंने बताया, कई बार बता रहा हूं मैं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप इसी से कई क्वेश्चन सही कर दोगे। आरबीसी की सतह पे मिलने वाले एंटीजन से, आरबीसी की सतह पे मिलने वाले एंटीजन से रक्त समूह का निर्धारण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन और एंटीबॉडी बताइए, एंटीजन और एंटीबॉडी बताइए, तो बी ब्लड ग्रुप है तो सेम एंटीजन मिलेंगे। रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन के बेसिस पे ही होता है, तो अगर आपसे जैसे ही ब्लड ग्रुप दिया जाता है तो वो ही सेम एंटीजन आपको वहां पे पुट करना है। तो इसमें एंटीजन कौन मिलेगा, बी एंटीजन मिलेगा। और एंटीबॉडी क्या मिलता है, अपोजिट बी है तो एंटीबॉडी यहाँ पे ए मिलेगी, एंटीबॉडी ए मिलेगी। क्वेश्चन है अगला हमारा, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी बताइए। सोचिए, तो वही ओ ब्लड ग्रुप है तो सेम एंटीजन भी सेम होगा, ओ होगा, यानी कि ओ एंटीजन यानी कि शून्य एंटीजन, यानी कि कोई भी वहां पे एंटीजन नहीं होगा, एंटीजन एब्सेंट। ओके, एंटीबॉडी क्या होगा, तो जस्ट अपोजिट, यानी कि दोनों मिलेंगे, ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगी, एंटीबॉडी ए और बी दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है पर 100 ml में
प्रति 100 ml में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? बताइए। 12 से 15 ग्राम, 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के अणु लेके जाता है? 4 ऑक्सीजन के अणु लेके जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन में केंद्रीय अणु सेंट्रल एटम कौन होता है? केंद्रीय अणु कौन होता है? तो वो कौन होता है? आयरन होता है। ठीक है। जैसे कि क्लोरोफिल में केंद्रीय अणु कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। साइनोकोबाल में जो कि विटामिन B12 है उसमें कौन होता है? केंद्रीय अणु कोबाल्ट होता है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। तो बेसिकली ये था पूरा ब्लड ग्रुप, ब्लड के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया।